हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेद कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन ए रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस और ऑप्शन डी है आपका रेडियो आयोडीन। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन ए रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस और ऑप्शन डी रेडियो आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेक्टोना ग्रैंडिसलिन का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी चीकू। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टेक्टोना ग्रैंडिसलिन का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी चीकू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सागौन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है कि संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है कि संख्या घट जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका का आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी का आकार छोटा हो जाता है और ऑप्शन डी की संख्या घट जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है कि संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है कि संख्या घट जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पारा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी लाल नीला हरा और ऑप्शन डी नीला पीला हरा। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी लाल नीला हरा। ऑप्शन सी लाल नीला हरा इसका सही आंसर होगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका लाल नीला हरा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सीजियम और ऑप्शन डी है आपका थैलियम। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सिलिकॉन। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है। ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी पत्थर का कोयला, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है, तो इन चारों में सबसे अधिक ऊष्मीयमान प्राकृतिक गैस का है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सौर विकिरण की तीव्रता, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता और ऑप्शन डी उच्च तापमान। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा।
पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सौर विकिरण की तीव्रता, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता और ऑप्शन डी उच्च तापमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घनत्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए घनत्व। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूखी बर्फ क्या है? ऑप्शन ए बिना पानी की ठोस बर्फ, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी ग्लेशियल एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग बताइए इसका आंसर, सूखी बर्फ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसे। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, राजा राममोहन राय। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि राजा राममोहन राय के साथ में एक लोग थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इनके साथ मिलकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दो लोग होंगे आपके, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी मुक्केबाजी और ऑप्शन डी तैराकी। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दीपिका कुमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं आपको बताना है। तो बताइए किससे संबंधित हैं वो? तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी या तैराकी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। पढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? ऑप्शन ए है आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी मैरी कॉम और ऑप्शन सी पीवी सिंधु और ऑप्शन डी है एस.सी. जमीर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। पद्म विभूषण, वह पद्म भूषण 2020 की सूची में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है, ना कि पद्म भूषण 2020 के लिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी स्पीकर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर और ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर में कौन सा दिन संतों को समर्पित है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 9 नवंबर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवंबर में कौन सा दिन संतों को समर्पित है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 9 नवंबर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा 1 नवंबर। ऑप्शन ए 1 नवंबर।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम क्या है? ऑप्शन ए नर्स और मधुमेह, ऑप्शन बी मधुमेह का इलाज, ऑप्शन सी परिवार और मधुमेह, ऑप्शन डी मधुमेह के लिए शिक्षा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी नर्स और मधुमेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्स और मधुमेह। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा नर्स और मधुमेह। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी मंगलेशा और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन है आपका, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश रहा है। इसकी राजधानी बादामी थी और इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन। बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी पुलकेशिन। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी ईरानी। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन ए सिकंदर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम वेदरबर्न, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब और ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है बिशन नारायण धर। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 70%। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका 60%, 60%। ऑप्शन सी होगा इसका 60%। अगर बात करें थार मरुस्थल का, तो यहाँ पर राजस्थान का थार मरुस्थल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उड़ीसा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें नमक उत्पादक राज्य की, तो भारत में गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है आपका, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य। तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका गुजरात। लेकिन बात करेंगे जो है भारत की, तो भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन या इससे ज़्यादा का उत्पादन होता है नमक का। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मध्य अफ्रीका और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया।
मक्का के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मक्के में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि मक्का कहाँ का मुख्य भोजन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिमी यूरोप की, रूस की, मध्य अफ्रीका की और दक्षिण पूर्व एशिया की, तो इसमें ऑप्शन आपका होगा सी सही, मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में मक्का जो है वो प्रमुख भोजन है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? ऑप्शन ए सुबह 4 बजे, ऑप्शन बी सुबह 4:30 पर, ऑप्शन सी सुबह 4:45 पर, ऑप्शन डी सुबह 4:50 पर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। अगर बात करें हम इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। तो 10 में आप 5.5 घंटे जो है पीछे कर लीजिए, तो टाइम आपका होगा सुबह 4:30। सुबह 4:30। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सुबह 4:30 बजे जो है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? ऑप्शन ए 1901 से 1911, ऑप्शन बी 1911 से 1921, ऑप्शन सी 1921 से 1931 और ऑप्शन डी 1931 से 1941। तो अगर हम बात करें नकारात्मक की, तो नकारात्मक जनसंख्या दर जो है 1911 से 1921 तक थी। अगर हम स्थिर जनसंख्या की बात करेंगे कि मतलब जनसंख्या दर स्थिर थी किस समय काल में, तो हो जाएगा आपका 1901 से 1911। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।